बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बद्दे साहिब इस सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निस्फ से जायद जायदाद वकीलों की नजर की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड्ढे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत ऐदराज की जानकारी के बाद BA की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड्डका लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौधा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ उससे बिल्कुल मुतजाद थे। इन जाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हरूफ BA पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कूद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पहम सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बहुत खताओ किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत के बहुत मद्दाह न थे, बल्कि इसके बरक्स वो अक्सर बड्ढी शद्द व मद से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बद्धी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बद्दे जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं की जात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म और रिवाज का उनसे ज्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खुसूसन मुश्तरका खानदान के वो जबरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फालेबद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थीं। बाज बात शरीफ जादियां तो उन्हें अपना दुश्मन समझती। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर जोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुरे, देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुनबे के साथ निबाह न हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तल्ख करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड्डे ऊंचे खानदान की लड्डकी थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तल्लुकेदार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन, बहलियाओं, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, जर्रे, फर्श फरोश शीशा आलात, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज जो एक मुअज्जज तल्लुकेदार के लवाजिम हैं, वो उनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड्ड का एक भी न था। 7 लड्डकियां ही लड्डकियां हुई और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोलकर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ पैर पीट ली। आनंदी चौथी लड्डकी थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड्ढे पसोपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और न यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर तरीक पर रींझ गए, खींच तान कर जहाचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहां का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी थी, उनका यहां वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, मगर यहां बाग कहां मकान में खिड़कियां तक न थीं। न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा दहकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तहीं इस खुदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफात कभी देखे ही नहीं। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुरघाबियां लिए हुए आए और भावच से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगा है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजिर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पांव भर से ज्यादा न था। बड्ढे घर की बेटी, किफायत शियारी का सबक अभी अच्छी तरह न पड़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया।
लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा। घी सब गोश्त में पड्डी हच गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इसको उधर जल्द उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पांव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावज की ये जुबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शौहर की जात से है। उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्री कंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकद्दमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे। और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इस्तिराब के आलम में काटे। 12 खाने का वक्त आया। पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाह का एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बद्दे घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पट डियच गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं? किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊं से मार कर यूं ना करता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पांव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। बोली कि वहां इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खाबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊं फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई, ये लौंडा तो बद्धा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। ये और इस माणी के दूसरे जुमले जुबान से निकालने के लिए श्रीकंठ सिंह ने अपने कई हमझोलियों को 12 आडरे हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता
तो वो मज़हका उठाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। नासेह की जबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? सिरीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड्ढों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं और यहां मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार धड़ होती है। कड़ी बात तक मुजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले। यहां तक मैं जब्त कर सकता हूं, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। सिरीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो, औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। सिरीकंठ, इतना मैं जानता हूं, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूं। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा दिया है। मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूं, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत सब्र कर रहा हूं कि लाल बिहारी की घोषवाली नहीं करता। अब बेनी माधव भी गरमाए। ये कुफ्र ज्यादा ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर सिरीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, औरत के पीछे? सिरीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड्ढके का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी कुआ में आए। इसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उठाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि सिरीकंठ बीवी के पीछे बाब से आमादा जंग है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन की शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। सिरीकंठ बाप से दबता था, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, यह भी उसकी खता है। बेनी माधव सिंह बद्दे बेटे को बहुत प्यार करते हैं। ये बुरी बात है, वो बिला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते। ये उनकी हिमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आईं। हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आ कर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि उन्हें खुश ना होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकायक लहजाए तकरीर नरम करके बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो छी चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान, झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ रहने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दांव पेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनादि निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक उसकी निगाह न पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड्डका है, उससे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बद्दे होकर मुआफ कर दो। बेटा उसकी ये हरकत मैं हरगिज मुआफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए, जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खरधा बद्दे भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत न हुई थी कि सिरीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज न करता था। सिरीकंठ को भी उससे दिल्ली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुद्दका तक न था। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते।
मुग्धर की चौथी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेवरे जवान को नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड्ढा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा ना आया। वो फूटकर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजहर पाता था। वो जाहिल था मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें कहते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो शायद उसे इतना मलाल न होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूं, लाल बिहारी से न सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी जिससे कोई ये न समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने यह फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। वह अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो खाता हुई है उसे मुआफ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आई। भाई को खड्डा देखा तो नफरत से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गई। गोया उसके साये से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी न था कि ये मुआमला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को न कहने लगे तो फिर मैं क्या करूंगी। उसके चेहरे को जर्द किए हुए थे। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़ीढ़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ खता हुई है मुआफ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खदिटते हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जुबान को आग लगे। मैंने कहां से वो जगद्धा उठाया? श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे? उन्हें बहुत ग्लानि आ गई है। ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ खींच लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहां जाते हो? लाल बिहारी, जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूं। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से ये देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड्ढे घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वाकया सुना, इन अल्फाज में आनंदी की फैयाजी की दाद दी, बड्ढे घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।